Namaste Group Brilliance. Good morning students. I hope you are doing fine at home and studying continuously. Beta, today we are going to start the 9th video, that is part 9 of chapter 6 of class 12th biology, and the name of chapter is molecular basis of inheritance. So this is the 9th video of this chapter. In 8th video we have covered various type of mutations, what are mutagens, and the process of translation in prokaryotes. तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक करवाया था, आई थिंक 4th या 5th वीडियो में हुआ होगा वो. तो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक था जो मेरे से छूट गया था. आज हम पहले उसको कवर करते हैं. जो आपके वाटसन एंड क्रिक थे साइंटिस्ट, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, वाटसन एंड क्रिक proposed semi-conservative nature of DNA replication. ठीक है, तो पहली बात तो ये सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है. ठीक है, ये बोलता है कि जब भी एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी, तो जब नया जो डीएनए बनेगा उस डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल होगा, पुराने डीएनए से आया होगा, और एक स्ट्रैंड जो है वो नया होगा. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमने ऐसे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाई थी डीएनए रेप्लिकेशन में. दीज आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. अब इस डीएनए के इस स्ट्रैंड के अगेंस्ट यहाँ पे नया डीएनए बना था और इसके अगेंस्ट यहाँ पे नया डीएनए बना था. ठीक है, तो ये जो दो स्ट्रैंड नए बने और ये दो पेरेंटल थे, तो जब बाद में क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी और इनके बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी. ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स दिखा रहा हूँ मैं, जो बाद में जाके लेगिंग स्ट्रैंड बन जाएगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक डीएनए था हमारे पास, दो स्ट्रैंड थे, अब दो स्ट्रैंड से चार स्ट्रैंड बन गए, इसके बीच में बॉन्डिंग, इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग. तो डीएनए हमारा कैसा बन जाएगा, एक ये और एक ये और ये. तो जब अब ये दो नए डीएनए बने हैं एक डीएनए से, तो क्या हुआ, उसमें एक स्ट्रैंड तो ये पेरेंटल है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड नया बना है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर. सेमी हमने क्यों बोला, फुल्ली कंजर्वेटिव क्यों नहीं बोला. फुल्ली कंजर्वेटिव का मतलब होता है बोथ द स्ट्रैंड्स विल बी ऑफ पेरेंटल टाइप. ठीक है, पर इसमें दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल नहीं है, एक ही है, इसलिए बोल दिया हमने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं, they said that during DNA replication the new DNA will always have one parental strand and other new strand. ठीक है, तो ये दो हो गए. ये जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया, उसकी ये प्रपोज थ्योरी है कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है. तो उसका मतलब क्या है कि जब भी डीएनए से दो डीएनए बनेंगे तो नए वाले जो डीएनए होंगे उसके अंदर हरदम एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और दूसरा आपका न्यू स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ
देखो जब भी साइंटिस्ट का नाम आएगा मोस्टली आपसे सरनेम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका टॉपिक बनता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। So this experiment was given by performed by दो साइंटिस्ट के नाम हैं यहाँ पे, मिचेल्सन एंड स्टाल, ठीक है। सो दिस वाज परफॉर्म्ड बाय दीज टू साइंटिस्ट। तो इन्होंने काम किस पे किया? एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो था इसका, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म वाज ई कोलाई। ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। अब इसने ई कोलाई क्यों लिया? जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था ना कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों सेलेक्ट किया एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने इसको क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि इसका सेल डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। 20 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है इसका, ठीक है, और उसी की वजह से सेल डिवाइड करेगी। तो कम टाइम ड्यूरेशन है सेल डिवीजन का और डीएनए रेप्लिकेशन का, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे उसने क्या किया? एक कल्चर मीडियम लिया, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम पहली बात तो क्या चीज़ होती है? कोई ऐसा मीडियम, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम भी बोल सकते हैं हम, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। सो इट हैव ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स विच विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। लिख देता हूँ थोड़ा सा, कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स and growth factors required for growing bacterial colonies। तो बैक्टीरिया जब भी ज़्यादा होता है हम कॉलोनी बोलेंगे हरदम, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो उसने क्या किया? एक कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। इस कल्चर मीडियम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स थे। तो इस कल्चर मीडियम के अंदर एक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। सो ये अमोनियम जो क्लोराइड लिया, इसका जो नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटोप ले लिया, नाइट्रोजन 15, ठीक है। सो नाइट्रोजन 15 इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का सोर्स जो है वो ये है, ठीक है। और जब भी एक डीएनए से 2 डीएनए बनने हैं, सेल डिवीजन कब होगा? जब पहले डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होगा। तो जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे नया बनना है। तो नया बनना है तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, ATGC। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या है? नाइट्रोजन होता है। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, यहाँ पे
ऐसे था, ये क्या है, एक एडेनिन है, इस एडेनिन के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड लेते तो उसके अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस होता, पर अब हम क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरियल कॉलोनी को हमने ग्रो करवाया अमोनियम क्लोराइड के ऐसे कल्चर मीडियम के अंदर जिसके अंदर नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप था, नाइट्रोजन 15 इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन 14। सो नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करेगी वो सारी की सारी कौन सी वाली होगी, उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन होगा डीएनए के अंदर वो होगा हैवी आइसोटोप वाला, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद इसने क्या किया, कई जनरेशन्स तक ये ग्रो करवाए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उसका उस बैक्टीरियल कॉलोनी जो यहाँ पे ग्रो करी होगी उसके अंदर मैक्सिमम नाइट्रोजन आपका हैवी आइसोटोप वाला हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि इस वाली बैक्टीरियल कॉलोनी को जिसके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन 15 आ चुका है, अब इस वाली को हमने आगे फर्दर ग्रो करवाना है नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम पे, ठीक है। तो जब हम नाइट्रोजन 15 वाले को ग्रो करवा रहे थे, अब मैं जैसे यहाँ पे बताता हूँ, मान लो ये आपका नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए है, ठीक है। ये नाइट्रोजन 15, तो दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाले होंगे। हम करें कि भाई अब इस डीएनए को हम नाइट्रोजन 14 वाले नॉर्मल वाले मीडियम के अंदर ग्रो करवाएंगे, तो क्या होगा, जब इससे 2 डीएनए बनेंगे तो अब जितने भी नाइट्रोजन आने हैं वो सारे नाइट्रोजन 14 वाले हैं, तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट जो नया डीएनए यहाँ पे बन रहा है ये, इसके अंदर नाइट्रोजन 14 होगा, और इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है उसके अंदर भी नाइट्रोजन 14 होगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक हाइब्रिड डीएनए मिलेगा हमें, जिसके अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड है, पेरेंटल हैवी आइसोटोप वाला है और नाइट्रोजन जो है वो दूसरा जो स्ट्रैंड है वो नॉर्मल वाला है, नाइट्रोजन 14 वाला, ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर जो बनानी है हमने, तो जो आपका स्टार्टिंग वाला डीएनए है वो ये है, ठीक है। सो इन दिस केस बोथ द स्ट्रैंड्स of nitrogen 15 type, this is nitrogen 15 and this one is also nitrogen 15। तो फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट डिवीजन इन नाइट्रोजन 14 अमोनियम क्लोराइड वाला मीडियम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट में डिवीजन होता है, ठीक है। तो जब हम सारा का सारा मीडियम ही अब नाइट्रोजन वाला नॉर्मल 14 वाला दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब इसके अगेंस्ट जो नया डीएनए बनेगा, ठीक है, तो उस डीएनए के अंदर क्या होगा,
सो दिस इज फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये बन गया हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए किसको बोलेंगे? नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 के कॉम्बिनेशन को। ये वाला स्टैंड आपका नाइट्रोजन 15 है और ये वाला स्टैंड आपका नाइट्रोजन 14 है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद एक डीएनए से दो डीएनए बने और दोनों डीएनए हाइब्रिड होंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा डीएनए था स्टार्टिंग वाला वो हमारा नाइट्रोजन 15 वाला था, हैवी आइसोटोप, जबकि नाइट्रोजन 14 वाला नया स्टैंड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने कल्चर मीडियम में सारा अमोनियम क्लोराइड जो है वो नाइट्रोजन 14 वाला दिया है। सेकेंड डिवीजन, आफ्टर 40 मिनट्स। तो आफ्टर 40 मिनट्स क्या होगा? अब इस डीएनए से भी नया डीएनए बनना है और इससे भी नया बनना है। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन 15 वाला अभी भी एक स्ट्रैंड है, ये आपका नाइट्रोजन 15 वाला स्टैंड बना दिया मैंने, और ये नाइट्रोजन 14 वाला बना दिया इसका, ये नाइट्रोजन 14, ठीक है। इसका ये नाइट्रोजन 15 बना रहा हूं मैं और ये इसका नाइट्रोजन 14 बना दिया मैंने। देखो चारों स्टैंड हो गए। अब चारों के अगेंस्ट नया स्टैंड बनना है और नया स्टैंड में हरदम कौन सा होगा? नाइट्रोजन 14 वाला होगा। तो इसके अगेंस्ट भी जब यहाँ पे डीएनए बनेगा, ये नया स्टैंड, एक ये हो गया, एक ये, अब देखो दिस इज नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 हाइब्रिड, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 हाइब्रिड, दीज आर प्योर नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14, और ये भी प्योर आपका नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14। तो इस जनरेशन के अंदर दिस इज योर सेकेंड जनरेशन। सो सेकेंड जनरेशन के अंदर द रेशियो ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड नॉर्मल डीएनए यहाँ पे भी हम रेशो लिख सकते हैं, यहाँ पे रेशो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 100% हाइब्रिड डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड हम किसको बोल रहे हैं? नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड जो, ठीक है। नॉर्मल किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर हम दोनों नाइट्रोजन 14 ले रहे हैं। तो ये रेशो क्या हुई? नाइट्रोजन 14 और 15 का हाइब्रिड कितना है? 50%। यहाँ पे भी 50%। तो रेशो क्या हुई? 1:1। अगर इसी को हम थोड़ा सा और अगली जनरेशन तक लेके जाएं, थर्ड जनरेशन तक लेके जाएं, तो क्या होगा? अब आपने ये देखना है कि देखो हमारे पास नाइट्रोजन 15 वाले तो 2 ही स्टैंड रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बनने वाले, ठीक है। बट उसके अगेंस्ट जो नया स्टैंड बनेगा वो नॉर्मल 14 वाला बनेगा। तो भाई यहाँ पे जो 2 स्टैंड हैं उससे नए 2 स्टैंड बनेंगे, यहाँ पे भी 2 नए स्टैंड बनेंगे, यहाँ पे भी 2 नए, यहाँ पे भी 2 नए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 डीएनए से टोटल 8 डीएनए बनेंगे। बट उन 8 डीएनए में नाइट्रोजन 15 वाले तो 2 ही होंगे, वो तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि हम नाइट्रोजन 14 वाला दे रहे हैं हर बार। तो थर्ड जनरेशन के अंदर क्या हो सकता है? थर्ड जनरेशन में ये 2 रह जाएंगे हाइब्रिड वाले, और बाकी कितने बच गए? 8 में से 6। सो ये रेशो आएगी आपकी 1:7,
12.5% और ये 87.5% ऐसे आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देख लेना। तो रेशियो जो है वो कम होती जा रही है। तो अब इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, एक डेंसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं हम सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है, एक सॉल्ट है सीजियम क्लोराइड, जिसको हम वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो वाटर के अंदर जब हम इसको मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मतलब किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से रोटेट करना, ठीक है। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, एक ग्रेडियंट बन जाएगा, जिसके अंदर जो आपका यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये हमारा वो ग्रेडियंट है, ये सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट CaCl ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की सीजियम क्लोराइड की, ऊपर की तरफ थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो ग्रेडियंट बन गया लाइटर टूवर्ड्स हैवियर, ऊपर की तरफ लाइटर, नीचे की तरफ हैवियर। तो जब हम इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड के अंदर ग्रेडियंट के अंदर डालेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ये डीएनए जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, वो है आपका ये यहाँ पे, दिस इज द एरिया, दिस इज द प्लेस वेयर वी विल फाइंड नाइट्रोजन 15 डीएनए, हैवी डीएनए, ठीक है। इस सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वाले डीएनए के अंदर क्या होगा, इसमें दो टाइप के डीएनए बने हैं। एक मिनट, इसमें दो एक ही टाइप का, वैसे तो हाइब्रिड डीएनए है, पर वो डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है नॉर्मल वाला है, एक हैवी वाला है। तो मतलब जो डीएनए यहाँ पे ये डेंसिटी है, ऐसी डेंसिटी तो नहीं रहने वाली, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों हैवी वाले थे, इसके अंदर एक लाइट वाला भी है, नाइट्रोजन 14 वाला। तो इसका जो डीएनए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर आएगा, थोड़ा सा इससे ऊपर, मान लो ये, और इसका अमाउंट हम थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि अब एक डीएनए से दो डीएनए बन चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14 हाइब्रिड डीएनए। सेम, बाकी चीज़ सारी सेम रहेगी। दिस इज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन वाले। अब नेक्स्ट जनरेशन में देखो दो टाइप के डीएनए बन गए हमारे पास, एक नॉर्मल वाला है और एक हाइब्रिड वाला है। तो इसका डेंसिटी ग्रेडियंट कैसा होगा? देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो नाइट्रोजन 15 वाले थे। तो ना तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगी, ना कभी आगे आएगी। तो ये लेवल तो कभी हो ही नहीं सकता। अब बात होगी इस लेवल की और इससे ऊपर वाले की। अब नाइट्रोजन, इसमें क्या है, इसमें एक नाइट्रोजन 15 और एक आपका नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे है ऐसा, नाइट्रोजन 15 और 14 वाले हैं। तो एक तो लेवल यही आ गया सेम,
और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, एक दो डीएनए हमारे पास ऐसे भी हैं जो नॉर्मल नाइट्रोजन 14 वाले हैं, तो उसका लेवल इसके ऊपर आएगा। ठीक है, सो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखा दी मैंने। दिस इज नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए, एंड दिस इज नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14 का हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है कि भाई जो डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन जब भी होगी उसके अंदर एक ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है और दूसरा हरदम नया बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? मीजल्सन एंड स्टाल ने। इसी जैसा एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट दिया दूसरे साइंटिस्ट ने, बस उसकी इंफॉर्मेशन ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते उसमें से कभी भी। साइंटिस्ट का नाम था टेलर एट अल जहाँ पे भी लिख जाता है उसका मतलब होता है कि ये एक बड़ी टीम थी। ठीक है, उस टीम का जो मेन हेड था वो टेलर था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम है टेलर एट अल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था उसका विसिया फाबा ब्रॉडबीन। ठीक है, इसके ऊपर किया उसने एक्सपेरिमेंट, और इसके अंदर उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे इसने नाइट्रोजन 15 वाला ले लिया था, वहाँ पे उसने क्या किया, रेडियो एक्टिव थाइमिन यूज किया। उस रेडियो एक्टिव थाइमिन के अंदर क्या था, हाइड्रोजन का आइसोटोप लिया उसने, ये वाला। नॉर्मली हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, तो ये उसका आइसोटोप लिया, हैवी आइसोटोप H3 वाला। तो उसकी वजह से ये वाली जो स्टडी करी, इसने भी सेम एक्सपेरिमेंट, इस कुछ अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो हमारा एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ना कभी पूछा जाएगा। बस ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पूछी जा सकती है कभी कभी कि रेडियो एक्टिव थाइमिन यूज करके उसने ये वाला आइसोटोप यूज किया था। विसिया फाबा के अंदर ब्रॉडबीन प्लांट जो होता है उसके अंदर किया था, और टेलर ने किया था फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। Now we will start with the next topic, and the next topic is regulation of gene expression. बहुत important topic है, regulation of gene expression. ठीक है, पहली बात तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर कोई जीन, कोई डीएनए का सेगमेंट एमआरएनए बनाए और उस एमआरएनए के बाद वो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बना दे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जीन एक्सप्रेस हो गया। तो कोई जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, एक्सप्रेशन होना मतलब जीन का प्रोडक्ट बनना मतलब प्रोटीन बनना, तो उसका रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन यूकैरियोट्स, कई बार ये दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन इज पॉसिबल एट 4 स्टेज, एट 4 लेवल्स। सबसे पहला लेवल ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। कि भाई जो डीएनए है उससे हम एमआरएनए बनने ही ना दें। ठीक है,
मतलब उसका कोई ऐसा रीजन हम ब्लॉक करवा दें जहाँ जिसकी वजह से प्रमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही ना करे। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करेगा ही नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज अल्टीमेटली एमआरएनए भी नहीं बनाएगा डीएनए से, ठीक है। तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन रुक गई, ठीक है। उस चीज़ को बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कैन बी स्टॉप्ड और एनहांस्ड। क्योंकि हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ सकते हैं उसमें। ट्रांसक्रिप्शन कैन बी स्टॉप्ड और एनहांस्ड बाय वेरियस मीन्स। अब किस किस मीन्स से हो सकती है ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। मतलब जब एमआरएनए बन गया, एमआरएनए तो नहीं बोलेंगे हम उसको, एचएनआरएनए बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो में जाके देखना। एचएनआरएनए के अंदर 3 मॉडिफिकेशन होती हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो अगर वो चीज़ ही ना हो तो मैच्योर एमआरएनए बनेगा नहीं। मैच्योर एमआरएनए नहीं बना तो आपका प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन मीन्स नो स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो कैपिंग, टेलिंग, नो स्प्लाइसिंग वगैरह क्या होती है ये मैंने सारी आपको बता रखी है आपको, ठीक है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब ये क्या चीज़ है, देखो वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट में तो ये पॉइंट हो ही नहीं सकता कभी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये आपका दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने पहले ही बताया था ये डीएनए आपका यहाँ पे है न्यूक्लियस में, इससे बना एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए बना यहाँ पे, ये एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आएगा और बाहर आके क्या करेगा, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये आरएनए यहाँ से बाहर आया और यहाँ लगेगा आगे, ठीक है। और इस आरएनए के अंदर, एमआरएनए के अंदर जो भी कोडोन की सीक्वेंस होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स इन एमआरएनए देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय राइबोसोम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम क्या पता, हम इस ट्रांसपोर्ट को ही ना होने दें, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अगर इसी को हम क्या कर दें, ब्लॉक करवा दें, तो क्या होगा, ना एमआरएनए बाहर आया और एमआरएनए बाहर नहीं आएगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसलेशनल लेवल। कि भाई एमआरएनए बाहर भी आ गया, न्यूक्लियस से राइबोसोम के ऊपर आके अटैच भी हो गया, पर वहाँ पे जो इनिशिएशन होती है ट्रांसलेशन में, आपको पता होगा इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूकैरियोट्स के केस में मैंने बताया था स्मॉल EIF 1 से लेके 9 तक काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम ट्रांसलेशन को ही ना होने दें बाय ब्लॉकिंग वेरियस, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय ब्लॉकिंग EIF, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स, एंड
टर्मिनेशन फैक्टर्स। तो जब वो होंगे ही नहीं तो भैया आपकी ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो दीज आर 4 डिफरेंट लेवल एट विच वी कैन स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन मतलब जीन प्रोडक्ट बनना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। तो ये 4 पॉइंट हैं इसके। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डायरेक्टली बुक से देख के लिखता हूँ मैं। मीन्स कंट्रोलिंग द अमाउंट एंड टाइम ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज कंट्रोल ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ formation of gene products। जीन प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई किसी जीन ने कब एक्सप्रेस करना है, कब उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मान लो एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर, तो उस टाइम पे उसका एक्सप्रेशन हो जाना चाहिए जीन का। अगर नहीं है तो उस टाइम पे उसका एक्सप्रेशन नहीं करवाना हमने। इसी चीज़ को तो हम बोल रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो दिस इज द कंट्रोल ऑफ टाइम, किस टाइम होगा और कितने अमाउंट में जीन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कंट्रोल एंड अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट दैट इज प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, ठीक है। और वो रेगुलेशन हम 4 यूकैरियोट्स में 4 डिफरेंट लेवल पे कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आ गई आपकी प्रोकैरियोट्स में। सो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहली चीज़ आएगी आपकी ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होता है, ठीक है। तो ओपेरॉन क्या है, इट इज ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैविंग स्ट्रक्चरल जीन promoter, operator and separate regulators। अब देखो यहाँ पे 3-4 नाम आए हैं। हमने बोला कि ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होनी है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन होंगे। स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से जीन होते हैं, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है। चलो इनका फंक्शन भी लिख देते हैं। अब इसके अंदर बता देता हूँ मैं स्ट्रक्चरल जीन क्या है। चलो पहले यही स्ट्रक्चरल जीन। सो जीन है मतलब डीएनए का सेगमेंट है। सो स्ट्रक्चरल जीन्स द पार्ट ऑफ डीएनए विच विल फॉर्म एमआरएनए, उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। प्रमोटर क्या चीज़ है फिर, ये भी हम पहले कर चुके। चौक ही बड़ा where RNA polymerase binds and then form hnRNA या mRNA बोल सकते हैं फाइनल में, then form hnRNA from structural genes
उन्हीं स्ट्रक्चरल जीन्स का ही ट्रांसक्रिप्शन करेगा ये। तीसरा ऑपरेटर। सो ऑपरेटर क्या चीज़ है? ये एक ऐसी जगह है, ठीक है, गेट कीपर टाइप बोल सकते हैं हम इसको, गेटमैन। ऑपरेटर एक ऐसी जगह है वेयर रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। अब देखना ये सारी चीज़ आपको रिलेट होंगी, एक डायग्राम बनाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर के बाद। फोर्थ चीज़ है आपकी इसके अंदर स्ट्रक्चर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर। रेगुलेटर या रेगुलेटरी जीन्स कुछ भी बोल सकते हैं। रेगुलेटरी जीन्स ऐसे जीन हैं जो एक स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएंगे, ठीक है। उस एमआरएनए का नाम होगा रिप्रेसर एमआरएनए, और वो एमआरएनए ट्रांसलेट होकर बनाएगा आपका रिप्रेसर प्रोटीन। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं रेगुलेटरी जीन्स विल प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन। बल्कि ये लाइन हमें जब पहले लिखनी चाहिए थी। देखो, रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड हो रहा है? ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो गया, ठीक है। ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया तो वेयर, मैंने लिख दिया वेयर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसे ही ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड हो गया तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता वो, ठीक है, उसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। तो ये चार जो नाम मैंने इसके अंदर यूज़ किए, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाते हैं इसका मेन टॉपिक, ठीक है। ऑपरेन क्या है? ऑपरेन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं कंटिन्यूसली। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट में कि वहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे प्रमोटर है तो यहाँ पे 2-3 जीन इकट्ठे हैं, ठीक है। तो सारे जीन इकट्ठे एक के बाद एक कंटिन्यूसली, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक है। और इसी चीज़ को हम ऑपरेन बोल रहे हैं। इसके साथ अगर हमने प्रोमोटर, ऑपरेटर वगैरह और ऐड कर दिए तो इसको बोल दिया हमने ऑपरेन। तो अब आते हैं इसका मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन मतलब लैक्टोज, लैक्टोज का शॉर्ट फॉर्म है ये लैक ऑपरेन, लैक। सो लैक्टोज क्या है? एक शुगर है जो बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। मतलब लैक्टोज अगर टूटेगा तो इन दो चीज़ों में टूटेगा। लैक्टोज बनना है तो इन दोनों के ज्वाइन होने की वजह से लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज इज मिल्क शुगर, ठीक है। तो इसका ऑपरेट कैसे होता है, ये रेगुलेशन कैसे होता है इस जीन का, वो हम इसमें पढ़ेंगे अभी, लैक ऑपरेन। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे मैं।
ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज ए ओपरॉन, ठीक है। तो ओपरॉन के अंदर क्या आ गया, दीज आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब वो जीन जो एक पर्टिकुलर mRNA बनाएंगे और उस mRNA के अकॉर्डिंग, उस जीन के अकॉर्डिंग उसका एक पर्टिकुलर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है। ये रेगुलेटर हो गया, प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो ये 4 टाइप की जो चीज़ होती हैं, इस चारों को मिला के हमने क्या बोला था, ओपरॉन, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल केसेस के अंदर जब लैक्टोज नहीं होता सेल के अंदर, ई कोलाई सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, रिप्रेसर जो है, रेगुलेटर जीन जो है, आई जीन, आई को हम इनहिबिटरी भी बोल रहे हैं यहाँ पे, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी जीन, इनहिबिटरी बोल लो, रेगुलेटरी बोल लो, एक ही बात है। सो आई जीन ने क्या बनाया, एक mRNA बनाया जिसको बोलेंगे हम दिस इज mRNA, और इससे बना एक प्रोटीन, ठीक है, दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन। तो नॉर्मली क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे। कि यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन बना वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, ठीक है, एंड prevents transcription of structural genes, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, इसने एक प्रोटीन बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन हरदम जाके बैठ गया गेट के ऊपर, ठीक है। तो ये मान लो ये आपका स्कूल था, स्कूल का गेट है, गेट के ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठ गया, ठीक है, चौकीदार बैठा दिया आपने। अब वो किसी भी आदमी को बाहर से अंदर की तरफ नहीं आने दे रहा। प्रमोटर क्या एरिया था, जहाँ पे आप क्या RNA पॉलीमरेज अटैच होता है आगे, ठीक है, दिस इज RNA पॉलीमरेज। तो जब इसने इसको ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, दिस RNA पॉलीमरेज विल नॉट बी एबल टू मूव ओवर स्ट्रक्चरल जीन्स। तो जब इसके ऊपर मूव करेगा ही नहीं स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर, तो इसकी वजह से जो प्रोटीन बनने थे mRNA बन के, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब सेल के अंदर लैक्टोज नहीं है तो हमें उसका डाइजेशन भी नहीं करवाना, तो डाइजेशन नहीं करवाना तो ये सारी चीज़ आपकी ब्लॉक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम स्विच ऑफ, ओपरॉन इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, ओपरॉन इज स्विच्ड ऑफ। बट ये किस केस में स्विच ऑफ हुआ, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो भाई जो चीज़ हम जिसका डाइजेशन करने के लिए ये सारी चीज़ बनी हुई है वो है ही नहीं बॉडी के अंदर, तो डाइजेशन किसका करवाना है, किसी का नहीं। तो उस टाइम पे ये चीज़ सारी बंद रहेगी, आपका ओपरॉन जो है वो स्विच ऑफ है। तो लैक ओपरॉन इज स्विच ऑफ ड्यूरिंग दिस। अब आती है स्विच ऑन कैसे होगा, ठीक है। सो दिस इज द ए पार्ट, इसके बारे में लिख सकते हो आप, 2-4 लाइनें लिखनी है बस, मेन चीज़ होती है डायग्राम आप बनाओ, उसके बाद में 2-4 पॉइंट लिख दो इसके क्या क्या है। पॉइंट में क्या लिखोगे,
that in the absence of lactose, the I gene inhibitory gene will form an mRNA through transcription, and from this mRNA protein will be formed. This repressin protein will bind with operator to block the movement of RNA polymerase over structural genes to produce their products. ठीक है, so this is switched off. तो यहाँ रिप्रेसर को मैं थोड़ा सा ऐसा ही बना दूँ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं. ये रिप्रेसर प्रोटीन वहाँ जाके बाइंड किया था आपका, ठीक है. तो अब स्विच ऑन कैसे होगा? तो अब आ जाता है बी पार्ट. In presence of lactose. लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा? तो लैक्टोज हमने बना दिया ये, दिस इज लैक्टोज. ठीक है, तो जब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा, देन दिस लैक्टोज विल बाइंड विद दिस रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, एंड मेक्स स्ट्रक्चरल चेंजेस. ठीक है, तो दिस लैक्टोज, मैं अब यहाँ पे डॉटेड लाइन लिखता हूँ. लैक्टोज बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन and makes structural changes. हम कह रहे हैं कि भाई हमने लैक्टोज इसके साथ बाइंड करा दिया, तो अब इसके अंदर हो गया स्ट्रक्चरल चेंजेस. तो जब वो चेंज हुआ, नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद ऑपरेटर. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके. नाउ रिप्रेसर इज अनेबल टू बाइंड विद ऑपरेटर. ठीक है, तो क्या हो गया, ऑपरेटर इज फ्री. तो अब मैं यहाँ से ये वाली चीज़ हटा दूँ, आपका रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से हट गया, ऑपरेटर फ्री हो गया. ठीक है, जैसे ही ऑपरेटर फ्री हुआ, आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा. तो स्ट्रक्चरल जीन से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो हर एक जीन अपना, इसकी वजह से टोटल ये एमआरएनए बना. इस एमआरएनए का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये तीन अलग अलग पार्ट हैं. ठीक है, ये जो पार्ट है एमआरएनए का, दिस विल फॉर्म ए एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज. इस एंजाइम का काम क्या है कि जो भी लैक्टोज आएगा उसको ब्रेक डाउन करवा देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में. ठीक है, इसी का तो हमने डाइजेशन करवाना था लैक्टोज का. ठीक है, सेकंड एंजाइम वाई, इसकी वजह से बनेगा दूसरा एंजाइम. द नेम ऑफ एंजाइम इज परमिएज. ठीक है, तो परमिएज का नाम से पता चल रहा है, परमिएज क्या करेगा, इट विल एनहांस द permeability of E. coli cell membrane
फॉर लैक्टोज बाय फॉर्मिंग पोर्स। कि भाई हमारे पास इतनी सारी लैक्टोज था, मिल्क थी, वहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इस बैक्टीरिया की अपनी एक मेम्ब्रेन भी है। तो परमीज एंजाइम जब बनेगा तो वो क्या करेगा, इस बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देगा। तो पोर बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। नाउ दिस एंजाइम विल ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट द लैक्टोज, और उसकी वजह से बन गया आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तीसरा एंजाइम जो है लैक ए, इट परफॉर्म्स ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो 3 एंजाइम का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो गया, लैक्टोज आया और आपका जो स्ट्रक्चरल जीन था उसने अपने एंजाइम बनाए और लैक्टोज का डाइजेशन हो गया। तो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज हम क्या बोलेंगे, दिस ऑपरॉन इज स्विच्ड ऑन। ऑपरॉन इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो स्विच ऑफ कब होगा, किस कंडीशन में होगा, स्विच ऑन कब होगा, ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आए तो आप डायरेक्टली डायग्राम के साथ ये चीज़ लिख देना, पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। नीट वगैरह में क्या पूछ सकते हैं, वो आपको ऐसी चीज़ दे देते हैं। ठीक है, फिर उसमें पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, या फिर यहाँ से बोलेंगे रिप्रेसर विल बाइंड ऑन विच रीजन। ठीक है, लैक्टोज, द एडिशन ऑफ लैक्टोज विल ईदर स्विच ऑफ और स्विच ऑन, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी और एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए भी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो आज हमने क्या किया है, एक तो ये आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किया है, और उससे पहले आपका क्या था, हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन गिवन बाय मीज़ल्सन एंड स्टाल। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो होगा आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक कोशिश करेंगे हम 10वीं वीडियो में ख़त्म हो जाए, नहीं तो शायद 11वीं बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन करना और अपने नोट्स प्रॉपरली बना लेना। ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट वीडियो बनती है तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।